बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज का ये जो लेक्चर्स है ये चैप्टर नंबर 2 में से वेक्टर प्रोडक्ट से मुतल्लिक है। तो जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने इब्तिदा में ये आपको बात समझा दी थी कि जब दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से आंसर स्केलर हो तो हम उसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और अगर आंसर वेक्टर हो तो हम इसे क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट हम पिछले लेक्चर में सारा डिटेल से पढ़ चुके, आज हम पढ़ने लगे हैं वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन मेरी फिर भी वो बात याद रखिएगा कि स्केलर प्रोडक्ट हमारे ज़िंदगी में जब अप्लाइड होता है तो वो लीनियर मोशन पे जाके अप्लाई होता है, और जब वेक्टर प्रोडक्ट होगा तो उसकी एप्लीकेशन हमारे किस हिस्से में होगी, जहाँ बॉडी रोटेट करती है। मसलन फ़ैन चलता है तो इसमें ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। मोटर के अंदर जब करंट ऑन होता है तो मोटर रोटेट करती है, उसके ऊपर ये रूल अप्लाई होगा। हम दरवाजे को बंद करते हैं, ये खोलते हैं, उसके ऊपर ये रूल अप्लाई होगा। हम किसी रेंच की मदद से किसी नट को टाइट करते हैं या लूज़ करते हैं, उसके ऊपर ये रूल अप्लाई होगा। तो थोड़ा सा एप्लीकेशन का भी अंदाज़ा होना चाहिए ताकि आइंदा हम ऑब्जेक्टिव में ईजी रहें। उसी लिहाज से सबसे पहले आज ये है कि हमने ये बड़ा सिंपली पढ़ लिया था कि अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और उनके नतीजे में आंसर भी वेक्टर आ जाए तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन को वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस इसका सिंबल है, ठीक है। तो आज के टॉपिक से हमारा वेक्टर प्रोडक्ट और या क्या नाम है, क्रॉस प्रोडक्ट। सो डेफिनेशन तो बड़ी सिंपल होगी, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। यानी अगर दो वेक्टर को हम प्रोडक्ट लेते हैं और वो फिर भी आंसर वेक्टर ही हासिल होता है तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या नाम देंगे, वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, जब दिन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे उनके दरमियान कैसे पता चलेगा ये वेक्टर प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो सिंबल से पता चलता है। तो दो वेक्टर के दरमियान कौन से सिंबल डालेंगे, क्रॉस। इस तरीके से मैंने क्या लिखा है, ए क्रॉस बी, यानी ए और बी के दरमियान कौन सा निशान लगा दिया हम लोगों ने, क्रॉस। तो डेफिनेशन थी, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी देन इट इज ए कॉल्ड क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट, या क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू, अब जाहिर है जब हम इसको ओपन करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट के बाद हमें हासिल होता है ए की मैग्नीट्यूड ए की फॉर्म में, बी की मैग्नीट्यूड बी की फॉर्म में। जैसा कि मैंने नीचे मेंशन कर दिया, ए इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा, बी। इट मीन इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ए एंड बी एंड प्रोडक्ट ऑफ एंगल अब साइन बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। उन दो वेक्टर के दरमियान जो एंगल है उसका साइन लेना है। जैसा कि फ़र्ज करेंगे बेटा एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर हमारे पास बी है, इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, थीटा। तो मैंने पहले भी स्पेसिफाई किया पिछले लेक्चर में कि जिन वेक्टर को मल्टीप्लाई करना होता है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते वक्त उन दो वेक्टर की टेल को जॉइंट करते हैं। जैसा कि ए की टेल और बी की टेल ए की जगह क्या हो रही है, जॉइंट हो रही है, और इनके दरमियान एंगल क्या बनता है, थीटा। हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन थीटा। फौरी तौर पर सेंस में सवाल आएगा कि यहाँ पे साइन क्यों आ गया है, टेन या कॉस क्यों नहीं लिया गया। तो बेटा मैंने आपको याद होगा समझाया था कि अगर ये मेरे पास एक पॉइंटर हॉरिजॉन्टल सतह पे पड़ा हुआ है, मैं चाहूँ कि ये रोटेट करे तो क्या मैं इसको यूं पकड़ के धकेलूं, हरगिज़ नहीं, तो ये तो लीनियर मोशन पैदा करेगा। अब अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो कौन सी चीज़ उसको घुमा सकती है, ये देखें, मैं अपने हाथ को ऐसे कर लूँ तो मेरे हाथ का रुख कैसे हो गया, वर्टिकल। जैसे मैं फोर्स वर्टिकल लगाऊंगा इसमें क्या पैदा होगी, रोटेशन। इट मीन रोटेशन पैदा करने के लिए वेक्टर्स का आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है। सो हॉरिजॉन्टल के ऊपर हॉरिजॉन्टल लगाएं तो लीनियर डॉट प्रोडक्ट हो गया, और वर्टिकल लगाएं तो क्या हो गया, क्रॉस। और वाई कंपोनेंट आप किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन को, लिहाजा इस वजह से हम कौन सी कीमत शो करते हैं, साइन। अब सवाल ये, ए बी साइन के बाद एन क्या चीज़ है। तो हम डेफिनेशन में कहा कि आंसर वेक्टर आएगा, तो बेटा जो वेक्टर होता है उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन तो होती है। तो ए बी साइन मैग्नीट्यूड है, उसकी डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एन से। एन इज द यूनिट वेक्टर। अब एन यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो मैंने आपको शुरू में समझाया था, इट इज़ द नॉर्मल, it is the normal unit vector which is perpendicular to the given vectors. It mean n is perpendicular to the a and n is perpendicular to the क्या होगा, b। क्या सिर्फ e और b का परपेंडिकुलर होगा, नो, इट इज आल्सो परपेंडिकुलर देयर ए बी प्लेन। तो ये आपका पास वेक्टर्स a है, ये आपके पास वेक्टर क्या है, b है। तो इसके ऊपर a के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा और b के ऊपर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर, और a और b की प्लेन। इट मीन्स a और b के दरमियान जो इलाका पाया जाता है, जहाँ मैंने हाथ रखा हो, ये इस इलाके को हम कौन सा इलाका कहेंगे, ए बी प्लेन। इट इज कॉल्ड क्या होगा, ए बी। तो n इज द नॉर्मल आर परपेंडिकुलर्स टू ए एंड बी एंड देयर प्लेन्स। सो ये हमारे पास उसकी कीमत होगी। तो नॉर्मली बात जगह पे इसको वेक्टर सी लिख देते हैं, लेकिन कोई खास इफेक्ट वैल्यूज नहीं है। नीचे देखते हैं,
कि एन की डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये क्या एन कैसे नॉर्मली शो करेगा, इसके लिए रूल बयान किया गया राइट हैंड रूल्स। राइट हैंड रूल में अपने दाएं हाथ को दो हिस्सों में तकसीम करें, एक ऐसा थंब पे मुश्तमिल है, एक ऐसा फिंगर पे मुश्तमिल है। नेचुरली जैसे हम फिंगर को बंद करते हैं तो फिंगर घूमती हैं, इसको कहते हैं कर्ल। तो ये बेसिकली बेटा जो क्रॉस होता है इसको हम मैथमेटिकली कर्ल भी पढ़ते हैं। कई दफ़ा बालों को खूबसूरत बनाने के लिए उनके अंदर ऐसे रोटेशन भी डाल देते हैं, इस अमल को कर्लिंग कहते हैं। तो बेसिकली वो जो रोटेशन का अमल है वो क्रॉस है और उसी को हम क्या कहते हैं, कर्ल। इसे ए कर्ल बी भी पढ़ा जा सकता है, क्रॉस का दूसरा लफ्ज़ क्या पढ़ा सकता है, कर्ल। सो हम अपनी फिंगर्स को शो द रोटेशन ऑफ थीटा, इसको मैंने लिखा है कर्ल ऑफ द फिंगर्स, यानी इधर थीटा रोटेट करेगा उधर हम किसको शो करेंगे, फिंगर्स को। एंड थंब शो द डायरेक्शन ऑफ एन, और थंब उसके क्या बताएगा, डायरेक्शन। तो राइट हैंड रूल के मुताबिक फिंगर का काम क्या बताना है, रोटेशन ऑफ थीटा, और थंब का क्या बताना है, डायरेक्शन ऑफ एन। सो इसकी एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं और उसको हम अपने लॉ के तहत भी देखना चाहते हैं। तो ज़रा ये देखिएगा, ये मेरे पास एक वेक्टर्स ए है, ये वेक्टर्स क्या है, बी है। अगर मैं चाहूँ कि ए टूवर्ड्स बी तो देन मैं इससे क्या पढ़ूंगा, ए क्रॉस बी, क्या पढ़ूंगा, ए क्रॉस। अगर बेटे इस डायग्राम को देखो, अगर मैं बी से ए की तरफ मूव करूं तो देन वी रीड ए बी क्रॉस ए। जब बी क्रॉस ए पढ़ूंगा तो एरो डाउनवर्ड होगा, जब ए क्रॉस ए होगा तो एरो क्या होगा, इस तरीके से अपवर्ड की तरफ जा रहा है। अब जरा देखेंगे, मैं अपने दाएं हाथ की जो फिंगर्स है इस एरो के मुताबिक घुमाऊंगा ऐसे, जब ऐसे घूमेंगी तो थंब की डायरेक्शन किधर बनेगी, आउटवर्ड। अब ज़ाहिर आउटवर्ड हवा में लाइन नहीं लगती तो हम उसको फर्जी तौर पे किधर शो कर देते हैं, अपवर्ड। इस तरीके से ये क्या बनेगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन, और यहाँ पे आउटवर्ड को हम क्या शो करेंगे, पॉजिटिव। क्या शो करेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा आउटवर्ड जी पॉजिटिव होता है, इनवर्ड जी क्या होता है, नेगेटिव। उसी रूल के तहत हम इसे क्या कंसीडर करते हैं, कन्वेंशनली पॉजिटिव। क्लियर होगी बात। अब बेटा अगर इससे पढ़ेंगे ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इज एन, या सिंपल सी, जिसको प्लस सी भी पढ़ सकते हैं, ये बहरहाल एक नॉर्मल सी बात है। अब जरा इस पॉइंट को देखेंगे, यहाँ ए उसी मैंने लोकेशन पे रखा है, बी उसी लोकेशन पे, लोकेशन इनकी चेंज नहीं करनी, इनके दरमियान एक थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब हम बी मूव टुवर्ड्स ए देन वी कैन रीड एज ए बी क्रॉस ए, when we from A towards B then we read as A cross B। तो इट मीन ये A क्रॉस B पढ़ा जा रहा है, इसे क्या पढ़ेंगे, B क्रॉस A। अब हम यूं हाथ रखेंगे तो गलत हो जाएगा। अब अपने हाथ को कैसे सेट करेंगे, ऐसे, ये देखिए फिंगर ऐसे आ रही हैं, तो जो हमारा एरो है उसके साथ फिंगर का मैच करना है। जब फिंगर उसके साथ घूमती हैं तो अंगूठे का रुख, ये थंब का रुख इनटू द बोर्ड हो जाता है। पहले कैसा था जरा देखिए, आउट ऑफ द बोर्ड, अब कैसा है, इनटू द बोर्ड। जब इनटू द बोर्ड होगा तो हम उसे नेगेटिव पढ़ेंगे। इस वजह से बी क्रॉस ए इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू क्या है, माइनस एन या माइनस सी। इट मीन यहाँ पे हमने इसको कैसे शो कर दिया है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है ये दोनों डायरेक्शन में क्या खड़े हैं, अपोजिट। जरा इसको मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस हम शुरू में लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे बी क्रॉस ए इक्वल टू माइनस ए बी साइन थीटा इंटू एन, यानी माइनस मैंने शुरू लिखी, माइनस सी वैसे है। मजीद इसको एक दफ़ा और देखिएगा, अगर ये माइनस इधर मल्टीप्लाई ये दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस बी क्रॉस ए इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन। इट मीन्स इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 को कंपेयर करें, तो जब मैं लिखे ना कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो 1 के कंपेरिजन जरा गौर से देखें, क्या लिखा हुआ है, ए बी साइन इंटू एन, इधर क्या लिखा हुआ है, ए बी साइन इंटू क्या है एन। ये अगर दो साइड इक्वेशंस के बराबर हैं तो जाहिर है ये दो साइड्स भी आपस में क्या होगी, बराबर। और अगर ये दोनों बराबर प्रूव करें तो फिर क्या रिजल्ट आता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस बी की। जी बेटा, हम इसमें जो चीज़ पढ़ रहे थे ना वो कुछ यूँ था कि मैंने आपको क्या समझाया इसमें कि राइट हैंड के मुताबिक जब इसको ऐसे शो करते हैं तो ये अपवर्ड बनता है। अब हवा में लाइन नहीं लगती तो हमसे बोले कि इसको किधर शो कर देते हैं, अपवर्ड। जब यहाँ पे हमने उसी हाथ को सेट किया था, आपको याद है ऐसे किया था, तो ये हो गया इनटू द बोर्ड। अब इनटू द बोर्ड सुराख करके लाइन तो नहीं लग सकती, ज़ाहिर है वो लाइन हम किधर शो कर देते हैं, डाउनवर्ड। ऊपर की लाइन को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और नीचे की लाइन को हम क्या कंसीडर करते हैं, नेगेटिव। वही माइनस यहाँ पे मौजूद था, इसके साथ जिसको हमने ऐसा कन्वर्ट किया। अब एंड पे हम क्या बात प्रूव कर गए थे कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए उस वक्त बराबर हो सकते जब इनके दरमियान अलामत कौन सी आए, माइनस। इसका मतलब अगर इसका आंसर 10 आता है तो ये माइनस 10 होगा, अगर ये 20 है तो ये माइनस 20 होगा। इट मीन क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो फिर क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। और आपको याद होगा जब ये दोनों बराबर ना हो तो फिर हम ये कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। तो एक बात क्लियर होगी कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता था,
लेकिन आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बिकॉज इट डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता, क्योंकि एक की डायरेक्शन अगर आउटवर्ड है दूसरी की इनवर्ड है, एक की अपवर्ड है तो दूसरी की क्या है डाउनवर्ड है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। यहाँ एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के दरमियान कितनी डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, तो बेटा जाहिर है एक आउटवर्ड है दूसरा इनवर्ड है, अपोजिट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो जब ये अपोजिट होंगे तो जाहिर है ये डायरेक्शन कितनी देगा 180 डिग्री की, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से एक दूसरे के ऊपर 180 डिग्री के ऊपर लाई करते हैं। ओके, तो नीचे लिख दिया वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करते। अब इसकी थोड़ी सी एग्जांपल से लेते हैं। मैंने कहा था कि इसका ताल्लुक रोटेशन के साथ है। ये पहली एग्जांपल बेटा है टार्क से मुतल्लिक। टार्क का फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ, यानी आर क्या है पोजीशन वेक्टर, ये रेडियस है या मोमेंट आर्म है, और उसके साथ फोर्स क्या है एक और वेक्टर से, दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो टार्क हासिल होता है। याद रखना है टार्क खुद भी कौन सी क्वांटिटी के तौर पे हम लेते हैं, एज ए वेक्टर के तौर पे लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, इसी तरीके से F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये फोर्स ऐसी होती है जो आमतौर पे हम पंखों के अंदर मोटर्स के अंदर जहाँ करंट देते हैं वहाँ इस फोर्स का जिक्र मौजूद होगा। ज़ाहिर है जब इस सिस्टम में जाएंगे तो इसको डिटेल से वहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला ऐसा हम एंगुलर वेलोसिटी का चैप्टर नंबर 5 के अंदर डिटेल आएगी। तो बेसिकली ये सिंपल एग्जांपल्स हैं जहाँ हम किसी बॉडी को रोटेट करते हैं, बेशक दरवाज़ा बंद करते हैं या खोलते हैं, डोर्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, अगर कोई रेंच के जरिए नट खोल रहे हैं घुमा रहे हैं तब भी रूल अप्लाई करेंगे। हत्ता कि हम पानी की टेप जो है जिसको आम जबान में टूटी कहते हैं उसको खोला जाता है ऐसे, तो टेप को खोलने या बंद करने के दौरान भी हम इस रूल को क्या करते हैं अप्लाई करते हैं। हत्ता कि ये जो पेन की कैप इसको खोलते हुए तो ये अप्लाई होगा। इट इज़ ऑल कॉल क्या होगा क्रॉस प्रोडक्ट और क्या होगा वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, अच्छा इस लेक्चर्स में थोड़ा सा मैंने टाइम सेव किया है कुछ चीज़ों का, और ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो हमारे मुख्तलिफ जगह पे अब यूज़ होंगी और हो सकता है कहीं आप इनको ना पढ़ा हो या ना समझा हो तो उसको मैं शामिल करूँ। पहली बेटा इसमें जो टर्म हमारे पास आ रही है उस टर्म का नाम क्या है, नंबर 1 पे इसका नाम है कोलिनियर वेक्टर्स। क्या लफ्ज़ है कोलिनियर वेक्टर। ऐसे वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर्स कहा जाता है जो किसी एक ही लाइन के ऊपर एक्ट करते हैं। अब एक लाइन पर एक्ट करने वाले पैरेलल भी हो सकते हैं, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, और एक दूसरे की लाइन के एग्जैक्ट ऊपर भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर्स हैव द सेम लाइन, ऐसे वेक्टर जो एक जैसी लाइन रखते हो। मसलन इक्वल वेक्टर्स है, इक्वल आप कैसे बनाते हैं याद होगा, ऐसे करके हमने दोनों पैरेलल शो कर दिया था। अच्छा, पैरेलल होगा वो भी इसी में आता है, एंटी पैरेलल होगा वो आप ऐसे शो करेंगे, दूसरा उसके संबंध में क्या होगा अपोजिट। ये सारे एक ही लाइन के ऊपर है। मैंने आपको शो किया था कि अगर ऐसा वेक्टर हो और ऐसा भी हो तो उसको मैंने 0 डिग्री शो किया था। तो इट मीन्स ये भी कोलिनियर है, ये भी कोलिनियर है, ये भी कोलिनियर है। ये सारे वेक्टर अपने आप को एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, जो एक लाइन पे पाए जाते हैं, चाहे वो डायरेक्शन में अपोजिट हो या डायरेक्शन उनकी सेम हो, उनको कौन से वेक्टर्स कहा जाता है कोलिनियर वेक्टर्स। इसके बाद आ जाते हैं एक और लफ्ज़ है कोप्लेनर वेक्टर्स। अब प्लेन ऐसी जगह को कहा जाता है जहाँ पे हम कोऑर्डिनेट के स्पेस शो करते हैं। मसलन आपको याद होगा अगर आप इसको एक्स एक्सिस लेते हैं और इसको वाई एक्सिस लेते हैं तो हमने ऐसे ही एक डायग्राम शो की थी उसमें से ऐसे करके कि ये एक्स है और ये कौन सा कोऑर्डिनेट है वाई। तो बेटा एक्स और वाई के दरमियान ये जो जगह बन रही थी इसको हमने क्या नाम दिया था प्लेन। इट इज़ कॉल्ड एक्स वाई प्लेन। अगर फर्ज करें एक वेक्टर वहाँ ऐसे है और दूसरा वेक्टर इसमें यू लाई करता है तो ये दोनों वेक्टर एक ही प्लेन के अंदर पाए जाते हैं, तो ऐसे वेक्टर को क्या कहेंगे कोप्लेनर। तब मैंने मेंशन कर दिया द वेक्टर लाइज इन द सेम प्लेन। अगला पॉइंट है बेटा को इनिशियल्स वेक्टर्स। अब को इनिशियल्स का क्या मतलब होता है, ऐसा वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। मिसाल के तौर पर जरा इन्हीं पॉइंट को देखें, ये दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं, ऐसे और ऐसे। अब जरा गौर से देखिएगा ये दोनों वेक्टर एक प्लेन के अंदर होने की वजह से कोप्लेनर भी कहलाएंगे और एक इनिशियल पॉइंट से शुरू होने की वजह से को इनिशियल भी कहलाएंगे। अब जरा एक और तस्वीर देखेंगे, ये मैंने एक वेक्टर शो कर दिया। अब ये वेक्टर इनके साथ कोप्लेनर तो है मगर को इनिशियल नहीं है, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट क्या है मुख्तलिफ है। तो जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, एक इनिशियल पॉइंट अपना लेते हैं, उन वेक्टर्स को हम आपस में क्या कहते हैं को इनिशियल्स वेक्टर कहेंगे। अब देखो ये जो प्लेन थे, यानी ये देखो ये प्लेन एरिया है, तो प्लेन के अंदर ये तीनों पाए जाते हैं, इसलिए तीनों कोप्लेनर तो हैं मगर को इनिशियल सिर्फ कौन से मौजूद है दो। इस तरीके से को इनिशियल वेक्टर्स हैव द कॉमन इनिशियल पॉइंट्स हमारे पास है। एक और लफ्ज़ है छोटा सा, मेरे ख्याल शायद बीच में से डिस्कशन में मिस हुआ था, पोजीशनल वेक्टर्स।
द वेक्टर्स विच शोज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। फर्ज करें आप इसको ओरिजिन मान रहे हैं ये वाला, और यहाँ पे खड़े हैं, तो इस वेक्टर तक जितनी आपकी ये लाइन होगी, इस लाइन को हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे, जो हमें क्या बताएगा, हमें कोऑर्डिनेट बताएगा। कैसे? हमें वो बताएगा कि भाई आप एक्स एक्सिस पे कितने यूनिट चलें, फिर आप वाई एक्सिस की तरफ कितने यूनिट चलें कि आप इस पॉइंट पे पहुंचेंगे। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी 4 यूनिट अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड 3 यूनिट अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो फिर इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, 4 and 3, यानी 4 फॉर एक्स एक्सिस, 3 फॉर वाई एक्सिस। पहले हमारा एक्स कोऑर्डिनेट था, फिर कौन सा कोऑर्डिनेट था, वाई। इसी तरीके से हमारी बुक के ऊपर डायग्राम्स भी ऐसी दी होगी ए बी की फॉर्म के अंदर। अब ए क्या है, बस वो कहना चाहता है कि लॉन्ग एक्सिस आप ए मूव करेंगे एंड देन बी मूव करेंगे, लॉन्ग क्या होगा, वाई एक्सिस। इट मीन यहाँ से लेके यहाँ तक एक है और यहाँ से लेके यहाँ तक आप, तो ये वाला कितने यूनिट हो गया, ए, और ये कितने यूनिट हो गया, बी। अब टोटल क्या बन गया, ए बी यूनिट। क्या बन गया, ए बी। तो ये वेक्टर जो इसकी पोजीशन को शो कर रहा है, इट इज़ अ कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। अगर ये बेटा 2 डायमेंशन के अंदर हो तो हम इसको ए और बी से शो कर देंगे, इसको ए आई प्लस बी जे से शो करेंगे। अगर ये 3 डायमेंशन हो तो फिर हम इससे क्या शो कर सकते हैं, ए आई प्लस बी जे प्लस जी के। फिर इसमें कितने कोऑर्डिनेट हमारे पास शामिल हो जाएंगे, 3। नाउ इट इज़ कॉल्ड इन स्पेस, और इन क्या होगा, 3 डायमेंशन। इट इज़ इन प्लेन, और इट इज़ कॉल्ड क्या होगा, 2 डायमेंशन। तो इस वेक्टर का काम ये होता है कि ओरिजिन से उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कौन से कोऑर्डिनेट एक्सेस पे तय करने हैं, कौन से वाया, कौन से जी पे, इस अमल को हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। कल इंशाल्लाह जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।